What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the cute series for CUET. और आज हम करेंगे माइक्रो का आखिरी यूनिट का रिवीजन। फिर मैं तुम्हारे एमसीक्यूज कराऊंगा पूरे माइक्रो के शिद्दत से। तो पहले रिवीजन खत्म कर लो, फिर एमसीक्यूज शुरू करेंगे। आज मार्केट्स को पूरा करते हैं, जिसमें मेनली दो यूनिट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन पहले में और प्राइस डिटर्मिनेशन दूसरे में। दोनों ही इसमें आ जाएंगी। दोनों ध्यान से कवर करो, समझो, कंप्लीट कर लो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज माइक्रो का रिवीजन करते हैं समाप्त। फिर कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, वो अलग से कराऊंगा। टेंशन मत लो, सब करा के भेजूंगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है मेन मार्केट फॉर्म्स। मेन मार्केट फॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो बाजार हैं, हमारे पास जो मार्केट्स हैं, वो कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, देखो मार्केट्स में ना बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे बाजारों को भी डिफाइन करा गया है ना। जैसे हम मंडी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीट, तो हर दुकान पे आप देखते हो वीट अवेलेबल होता है। उसको अलग से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब लोग बस वीट बेच रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखते हो बनाना है, फ्रूट्स, सब बनाना सेल कर रहे हैं, सब एप्पल सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो एक मार्केट है। दूसरी मार्केट अगर आप जाओ तो कपड़ा बाजार, आप इसी तरीके से वहां पे सारे कपड़े देखते हो अलग अलग तरीके के। इसी तरीके से आप कॉस्मेटिक्स देखते हो। तो अलग अलग तरीके की फीचर्स वाली मार्केट्स हो सकती हैं। वही सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ऑफ कोर्स बाजार नहीं होगा तो कैसे पैसे का लेन देन होगा। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैरी आउट देयर ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल परचेज थ्रू द मीडियम ऑफ मार्केट्स। इसका मतलब है बच्चों, एक ऐसी जगह जहां पे प्रोड्यूसर आएगा जो सामान बेचेगा, या सेलर आएगा जो सामान बेचेगा, और कंज्यूमर आएगा जो सामान को खरीदेगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है मार्केट का मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता। अगर आप एक आम आदमी से पूछोगे तो वो बोलता है मार्केट का मतलब कोई जगह होगी, कोई प्लेस होगी। लेकिन आप किसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट से बोलोगे तो वो बोलेगा सिर्फ जगह नहीं है, मार्केट तो बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर एरिया है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मार्केट, राइट। देखो लिखा हुआ इट इज नॉट नेसेसरी टू असेंबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सेल एंड परचेज। आजकल तो असेंबल होने की जरूरत नहीं होती, एक जगह पे आने की भी जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन भी आप चीजें कर सकते हो। The only condition is that they should be in contact with each other through any medium। जैसे इंटरनेट हो सकता है, टेलीकॉम हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से सेल परचेज तो हो सकता है। तो क्या बोला गया है बच्चों, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन। एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक कांटेक्ट में आए एक दूसरे के साथ, ताकि मनी एक से दूसरी जगह जा सके, गुड्स एंड सर्विसेज एक से दूसरी जगह जा सके, परचेज और सेल दोनों हो पाए। तो मार्केट एक पूरा बड़ा एरिया है जहां पे परचेज सेल दोनों ही हो पा रही हैं, बायर सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में है। उसके बाद बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, पूरा बड़ा एरिया होगा। दूसरा, बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। कोई ना कोई कॉमोडिटी होगी जो आप सेल करने वाले हो, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज। कंपटीशन भी मार्केट में होगा। कंपटीशन का क्या मतलब है कि भैया बहुत सारे बायर्स होंगे, तो अगर सामान कम है वो compete करेंगे उस सामान को लेने के लिए। बहुत सारे सेलर्स होंगे, तो अगर सेलर्स हैं तो सेलर्स भी आपस में compete करेंगे कि किसका सामान बिकेगा, तभी तो प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर सेलर आपस में compete करते हैं तो हर सेलर अपना सामान बेचना चाहता है, तो प्राइस कम होता है। बायर्स आपस में compete करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हर इंसान उस सामान को खरीदना चाहता है। तो जब भी किसी सामान की इतनी डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो कंपटीशन की वजह से बच्चों प्राइस भी कम ज्यादा होता है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, कितने तरीके की मार्केट्स हो सकती हैं बच्चों। दो प्रकार की मार्केट्स होती हैं बेटा, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन लिखा हुआ है। अगर आप सीबीएसई के सिलेबस में जाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही हमारे सिलेबस में है। तो परफेक्ट कंपटीशन मैं फिर भी आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है, अभी रेवेन्यू में भी हमने पढ़ा था, जहां पे प्राइस सेम रहेगा। आप चाहे 1 यूनिट खरीदो, चाहे 2 यूनिट खरीदो, चाहे 200 यूनिट खरीदो, चाहे 500 यूनिट खरीदो, सेम प्राइस पे ही बिकेगा। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जहां पे अगर ज्यादा यूनिट बेचनी है तो सेलर प्राइस कम कर देता है कि ठीक है भैया 1 यूनिट 500 की है, 10 खरीदोगे तो 490 की एक लगा दूंगा,
100 खरीदोगे तो 475 की एक लगा दूंगा। तो ज्यादा सामान बेचने के लिए प्राइस जहां पे कम होता है उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हम बोल देते हैं। अब इम्परफेक्ट में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मोनोपोली। मोनोपोली में बच्चों एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर। जैसे रेलवेज, रेलवे में किसकी मोनोपोली है? सरकार की, एक ही सेलर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हमारे जो नॉर्मल हमें मार्केट बाहर देखने को मिलती है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली किसको बोलते हैं बच्चों? जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, जहां पे 2-4 सेलर्स होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक देख लो, कोल्ड ड्रिंक्स में आप देखते हो ना कि सिर्फ पेप्सी हो गया, कोक हो गया, यही हमारे पास मेनली कुछ सेलर्स हैं। पार्ले हो गया, फ्रूटी वगैरह बेचते हैं। इसके साथ आप कम्युनिकेशन देख लो, सिर्फ एयरटेल है, जियो है, बस 2-4 ही सेलर्स हैं कम्युनिकेशन में भी। तो ओलिगोपोली बोलते हैं जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सिंगल सेलर, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बन जाता है। परफेक्ट कंपटीशन को आ जाओ, अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन क्या है बेटा जी? लिखा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। कैसे प्रोडक्ट में डील करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चों कि ये प्रोडक्ट सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम। अगर 50 दुकानें हैं तो 50 के 50 दुकान पे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन खरीदना है तो यही सेम पेन, सेम कलर, सेम साइज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। इस पेन का सब कुछ सेम होगा, तो इसको हम बोल देंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो होमोजीनियस होता है जिसमें सब फिक्स रहता है। और इसका प्राइस कैसे फिक्स्ड होगा? बाय द मार्केट। मार्केट का मतलब डिमांड सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एक प्राइस आएगा, उसी प्राइस को जितनी भी दुकानें होंगी सब अडॉप्ट करेगी। कोई भी दुकानदार इसको ज्यादा या कम पे नहीं बेचेगा। इसका मतलब प्राइस कैसा रहने वाला है? फिक्स्ड रहने वाला है। तो कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन? जहां पे बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस होगा, यानी सेम टू सेम रहने वाला है। प्राइस कौन फिक्स करेगा? इंडस्ट्री या मार्केट फिक्स करेगी। ऑल्दो इस तरीके की मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल है कि एक बाजार में 50 दुकानें और 50 की 50 पे सेम प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हर दुकान पे कुछ ना कुछ अलग होता है। एक बोलता है कोलगेट ले लो, एक बोलता है पेप्सोडेंट ले लो, एक बोलता है डाबर ले लो, एक बोलता है पतंजलि का टूथपेस्ट ले लो। सब अलग 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 सामान बेच रहे हैं, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सेम होना चाहिए। तो ऐसी मार्केट ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज नेवर एक्सिस्टेड। क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इसका हो सकता है एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे कि हम लोग मंडी में देखते हैं वीट बिक रहा है, राइस बिक रहा है, तो हर दुकान पे काफी सिमिलर ही है और वही सेम प्राइस पे बेच रहे होते हैं। प्राइस एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद प्राइस आगे पीछे नहीं करते ये लोग, ठीक है। तो इसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोल देते हैं। सर इसके फीचर्स बता दो। फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है बेटा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे। अब एग्जाम में क्या आता है, इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं कि बताओ बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने से क्या फर्क पड़ता है। बच्चों बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने से ये फर्क पड़ता है, सबसे पहले ये समझो कि अगर बहुत सारे सेलर हैं और एक सेलर प्राइस को महंगा करना चाहे, ज्यादा बेचना चाहे, जैसे 50 दुकानें, 49 दुकानें बेच रही हैं 25 रुपए पर केजी पे वीट, एक बोल रहा है मैं तो 30 रुपए बेचूंगा, तो उसका बिकने नहीं वाला, क्योंकि 49 शॉप्स तो बेच रही हैं 20 रुपए, वो 25 रुपए बेचना चाह रहा है, तो नहीं बिकने वाला ना। तो एक सिंगल सेलर प्राइस को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक सिंगल बायर बोले, बहुत सारे बायर्स हैं, एक बायर बोले ना भाई ना, मैं तो 20 नहीं दूंगा, मैं तो 15 रुपए दूंगा इसके, तो अब आप खुद सोचो, सेलर बोलेगा अरे भाई बहुत सारे बायर्स हैं, लेना है ले, नहीं तो आगे चल, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज बहुत सारे बायर्स हैं तो सेलर भी अपना प्राइस नहीं चेंज करता, बहुत सारे सेलर्स हैं तो कस्टमर भी ऊपर नीचे नहीं करता, तो प्राइस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इसका इंप्लीकेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स द नंबर ऑफ सेलर्स इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। एक के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सिमिलरली एक बायर जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे हैं। तो इस कंडीशन में जो प्राइस है वो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना। अंडर सच कंडीशंस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, एंड ईच बायर एंड सेलर हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस। प्राइस डिसाइड कैसे होता है बच्चों, देखो इस तरीके से, ये डिमांड है,
ये सप्लाई है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके सामने जो प्राइस होगा बस ये प्राइस मार्केट में चलने वाला है, यही हम इक्विलिब्रियम प्राइस ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम साइज, सेम शेप, सेम क्वालिटी, सेम कलर, सब सेम होगा, 100% आइडेंटिकल, हर दुकान पे वही प्रोडक्ट 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा बच्चों। अब इसका क्या इंप्लीकेशन है आप खुद सोचो। अगर हर दुकान पे सेम प्रोडक्ट है तो क्या कोई एक सेलर अपने प्रोडक्ट को खास बता के ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ही सेम है, हर दुकान पे वही सेम प्रोडक्ट है। तो फिर से इसका इंप्लीकेशन यही है कि ड्यू टू होमोजीनियस कैरेक्टर कोई भी सेलर प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो कांस्टेंट प्राइस ही चलने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, implication is that buyers treat the product as identical, therefore the buyers are willing to pay only the same price। ठीक है, तो इस केस में भी कैसा रहता है? यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। ठीक है, तीसरा फीचर क्या आ रहा है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है बच्चों की इस मार्केट में आपको फ्रीडम मिलता है, आप जब चाहे दुकान खोल सकते हो, यानी इस मार्केट में आ सकते हो, जब चाहे मार्केट छोड़ के जा सकते हो। एज्यूम कर लो कि ये मार्केट है और इस मार्केट में ये सेलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये सेलर्स हैं। ठीक है, अब एज्यूम करो बच्चों की ये बहुत प्रॉफिट कमाने लगे, बहुत प्रॉफिट कमाने लगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाने लगते हैं तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि यार नॉर्मली तो इतना नहीं कमाते, ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन कमा रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इस बाजार में, इस मार्केट में कोई भी आके दुकान खोल सकता है, तो जो बाहर जो लोग दूसरा सामान बेच रहे होंगे वो भी इस मार्केट में आना चाहेंगे, यानी कि वो भी इस मार्केट में आएंगे, नए सेलर्स एंटर कर जाएंगे। एंटर कर जाएंगे क्यों? क्योंकि एंट्री फ्री है भाई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार ने कोई लाइसेंस नहीं लगाया हुआ, जब चाहे जो चाहे दुकान खोल सकता है। तो अब देखो नए सेलर्स आ गए, 1 2 3 4, जिसको जहां जगह मिली उसने अपनी दुकान बना ली। नए सेलर्स आ गए, बहुत सारे और सेलर्स आ गए क्योंकि एंट्री फ्री थी। अब आप सोचो जब एंट्री फ्री है, बहुत सारे नए सेलर्स आ जाएंगे, जैसे ही सेलर बढ़ेंगे क्या कंपटीशन भी बढ़ जाएगा? जैसे ही सेलर बढ़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा? हर सेलर अपना सामान बेचना चाहेगा, तो अल्टीमेटली ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये हट जाएगा, क्योंकि प्राइस को कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करना पड़ेगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी कि ठीक है यार जेन्युइन ही कमा पाएंगे, उल्टा सीधा तो नहीं कमा पाएंगे। वहीं पे बच्चों अगर इस मार्केट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो, अगर इस मार्केट में एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो, यानी बहुत सारे सेलर्स की वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, इतने ज्यादा सेलर्स हो गए हैं, कस्टमर इतने हैं नहीं, सामान बिक नहीं रहा, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो जब लॉस होता है तो लोग उस धंधे को बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे सेलर्स यहां से एग्जिट कर जाएंगे, मार्केट छोड़ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, मार्केट छोड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जिट भी फ्री है। जैसे मार्केट में कोई भी आके दुकान खोल सकता था, वैसे ही जब चाहो आप दुकान बंद भी कर सकते हो, एग्जिट भी फ्री है, एंट्री एग्जिट दोनों फ्री है। अब क्या होगा बताओ, जब इसमें से आधे लोग मार्केट छोड़ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो बताओ क्या अब नंबर ऑफ सेलर कम हो गए? जब नंबर ऑफ सेलर कम हो जाते हैं, बेचने वाले कम हो जाते हैं, तो उससे प्राइस बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई ना। जब भी किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है इकोनॉमी में, तो वो महंगा बिकने लगता है। तो इससे क्या होगा, ये एबनॉर्मल लॉस खत्म और वापस से किस पे चले जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा ना एबनॉर्मल लॉस होगा। इंप्लीकेशन इसका ये है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स पे ही चलती रहेगी। फर्म विल ऑलवेज बी देयर ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है Every seller has the freedom to enter or exit the industry. There are no artificial or natural barriers. किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। इससे हमें लगता है absence of abnormal profits and abnormal losses। ये जो सारी चीजें लिखवाई ये यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आपको समझाई। देखो
फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सिग्निफाइज दैट देयर आर नो बैरियर्स ऑफ एंट्री टू द फर्म। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, तो न्यू फर्म्स एंटर करेंगी। एंटर करने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस गिरने लगेगा और फिर प्रॉफिट्स भी गिरने लगेंगे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म। उसी तरीके से अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट पे भी कोई बैरियर नहीं है, तो फर्म एग्जिट कर सकती है आसानी से। फर्म जब छोड़ के चली जाएंगी, कम लोग रह जाएंगे उस बिजनेस में डील करने वाले, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका एबनॉर्मल लॉस भी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा के नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आ जाना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या पढ़ा, बहुत सारे बायर सेलर, प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होगा, परफेक्ट नॉलेज होगी बायर्स और सेलर्स में। ये भी एक बच्चों फीचर है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम ये मान के चलते हैं कि हर बायर को भी और हर सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो सबको सब कुछ पता है प्रोडक्ट के बारे में। जब भी ऐसा होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, तो फिर से कोई भी प्राइस उल्टा सीधा नहीं चार्ज कर सकता। तो इसका इंप्लीकेशन भी यही रहता है कि भैया यूनिफॉर्म प्राइस एग्जिस्ट करता है। तो परफेक्ट नॉलेज का मतलब बायर्स और सेलर्स फुल्ली इन्फॉर्म्ड है। The implication is that no firm is in a position to charge a different price and no buyer will pay a higher price. As a result, uniform price prevails. ठीक है जी। अगला फीचर क्या आता है बच्चों, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि जब भी सामान बनाना है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का परफेक्ट मोबिलिटी है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगने वाली, आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रही। देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं मान लूं कि लग रही है, तो एक दुकानदार कहीं दूर से मंगाएगा सामान, दूसरा कहीं और से मंगाएगा, तीसरा कहीं और से मंगाएगा, तो प्राइस अलग अलग हो जाएंगे ना। जबकि हमने पढ़ा इसमें तो प्राइस एक ही रहता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। सिमिलरली नो सेलिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, 50 दुकानें हैं, 50 के 50 सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐड कराने की क्या जरूरत है। ऐड तो बच्चों तब कराना पड़ता है जब आप अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो तो व्हाट इज द नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, कोई जरूरत नहीं है। और किसी बेवकूफ ने अगर करा भी दिया तो उसने फिर सबका ऐड कर दिया क्योंकि सबके पास एक ही प्रोडक्ट है। तो ऐड तब होता है जब प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तो इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आ रहा है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। अब बच्चों कुछ नहीं है ये परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ज्यादा बड़ा टर्म है, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं। प्योर कंपटीशन में बस थोड़े कम फीचर्स होते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस एज कंपेयर टू प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में बस 3 कंडीशंस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और एंट्री एग्जिट फ्री है। बाकी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, ये सब हो सकता है प्योर कंपटीशन में। तो प्योर कंपटीशन आ जाए तो सिर्फ 3 फीचर लिखना, परफेक्ट कंपटीशन में बाकी भी जोड़ देना। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आ रहा है बच्चों, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब है कि फर्म खुद से प्राइस डिसाइड नहीं करती। कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। मैंने आपको अभी पीछे बताया अभी कि अल्टीमेटली कैसे प्राइस डिसाइड होता है। एक डिमांड कर्व है, ये देखो ये नीचे की तरफ गया, ये सप्लाई कर्व है। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे इसके सामने जो प्राइस आएगा यही प्राइस फर्म अडॉप्ट करेगी, है ना। यही AR है, यही MR है, यही प्राइस है। रेवेन्यू में भी ये कर्व बनाया था या नहीं बनाया था, बनाया था ना। रेवेन्यू में भी यही पढ़ाया था परफेक्ट कंपटीशन में, यही प्राइस, यही AR, यही MR। तो देखो क्या लिखा हुआ है, price taker means that an individual firm has no option but to sell the product at a price determined by the industry। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री ने सेट करा वो प्राइस अडॉप्ट कर लेगी। ये कर्व ध्यान रखना, बना के आना है आपको, इसमें कुछ नहीं है। देन डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट, तो इस केस में फर्म प्राइस टेकर है। तो डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, AR ही डिमांड कर्व होता है। AR को ही प्राइस बोलते हैं, इसी को डिमांड कर्व बोलते हैं, क्योंकि प्राइस कैसे फिक्स्ड हुआ, इंडस्ट्री के थ्रू फिक्स हुआ। तो डिमांड कर्व भी ऐसा बनता है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, देखो MR इज इक्वल टू AR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेम रहता है।
तो यही हमारा प्राइस का, यही हमारा AR का, यही हमारा डिमांड का कर्व रहता है। ये हमने रेवेन्यू में भी पढ़ा था। परफेक्ट हो गया बच्चों जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ये कर्व मैंने पूरा रेवेन्यू में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन में शुरू में ही कर्व एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम बनाना है आपको। ठीक है, सॉर्ट हो गया बच्चों जी, डन, चैप्टर समाप्त। शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहले ये आता है कि मार्केट में क्या क्या होता है। तो मार्केट में दो लोग होते हैं मेनली, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर वो है जो सामान को कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर वो है जो सामान को बनाएगा, या सेलर हो गया जो सामान बेचेगा। तो बेसिकली मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर खुश है, प्रोड्यूसर खुश नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ प्रोड्यूसर खुश है, कंज्यूमर खुश नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा पोजीशन चाहिए होगा जहाँ पे दोनों ही खुश हो, जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड भी हो, प्रोड्यूसर की सप्लाई भी हो। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी सुना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी सुना है भाई। जहाँ पे कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड है वो मार्केट इक्विलिब्रियम। तो क्या है हमारे पास, डिमांड बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर दिखा रही है, सप्लाई प्रोड्यूसर का बिहेवियर दिखा रहा है, और मार्केट इक्विलिब्रियम जो डिमांड सप्लाई को कनेक्ट कर रहा है। देखो, what is market equilibrium? It is determined when quantity demanded becomes equal to quantity supplied. जब भी quantity demanded quantity supplied के बराबर हो जाएगी उसको हम market equilibrium बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि प्राइस आप किसी भी चीज़ का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10 प्राइस ले लिया मैंने किसी कॉमोडिटी का। इस प्राइस पे कंज्यूमर की कितनी डिमांड है? देखो प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। सपोज 100, 80, 60, 40, 20 डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई। सप्लाई की बात करें, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई, प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा। 20, 40, 60, 80, 100। देखो याद रखना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। सप्लाई के केस में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, एंड डिमांड के केस में देयर इज अ नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा से। तो जहां पे भी दोनों बराबर होंगे, डिमांड सप्लाई बराबर होंगे, देखो 60-60 यहाँ पे बराबर है ना, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो प्राइस है, ये जो प्राइस आया इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसके ऊपर अगर आप देखो, जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर है उसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और अगर हम इसके रिवर्स सिनेरियो को देखें तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो आपके पास यहाँ से पढ़ने के लिए देयर आर 3 टॉपिक्स। व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम? जहाँ पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर होंगे, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है वो एक्सेस डिमांड है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम वो एक्सेस सप्लाई है। अब सर अगर हम इसे प्लॉट करें, यानी अगर हम इसका कर्व बनाएं तो वो कर्व कैसा बनने वाला है? अब ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये आपने प्राइस ले लिया, ठीक है। डिमांड की बात करते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 ये आपके पास क्वांटिटी है। प्राइस 2 है तो डिमांड 100 है, 2 पे 100 तो यहाँ, ठीक है। 4 पे 80 तो लगभग यहाँ, फिर उसके बाद 60, 6 पे 60, 8 पे 40 और 10 पे 20 है ना। तो लगभग कुछ इस तरीके का डिमांड कर्व आ रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है डिमांड कर्व हमेशा लगभग। सप्लाई की बात करें तो 2 पे 20, 4 पे 40,
6 पे 60, फिर 80 और फिर 100, ये हमारा लगभग सप्लाई कर्व आ गया। ऐसा ही हमने पढ़ा है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। गला बहुत ख़राब है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके इक्विलिब्रियम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी 60, ये जो 60 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इसके सामने जो प्राइस है, ये प्राइस 6, इस प्राइस को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आप ये कर्व बना के आओगे विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये टेबल ले लिया हमने, एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम, एक्सेस सप्लाई। सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि डिमांड कर्व कैसा बना है। मैंने बना के दिखाई दिया था आपको, देखो लगभग इस तरीके का कि ये आपका इक्विलिब्रियम है ना, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है एक्सेस डिमांड। सर व्हाट इज एक्सेस डिमांड? आओ जी, अब हम एक्सेस डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड कब होता है? सीधी सी बात है, एक्सेस का मतलब ज़्यादा होना, डिमांड मतलब डिमांड का ज़्यादा होना। तो जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से, इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलने वाले हैं। इफ़ द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, द सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे अगर इसका कर्व बनाना है तो ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके सामने जो प्राइस आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इसके सामने जो क्वांटिटी आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ मैं बेटा जी, तो यहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई बराबर होता है? डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा से बराबर होता है, डिमांड और सप्लाई बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मार्केट में प्राइस कम है, फिलहाल इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, चीज़ें सस्ती चल रही हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइस कम है, सपोज प्राइस ये है P1, तो प्राइस कम होने से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपको कॉमन सेंस क्या बोलती है कि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, है ना? प्राइस कम होगा, आगे चले हम यहाँ से, तो सबसे पहले सप्लाई कर्व मिला, तो प्राइस कम होने से जो सप्लाई है वो सिर्फ इतना हो गया OQ1, यानी कि जो सप्लाई पहले इतना था, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों बराबर थे, वो अब कम हो गया, स्क्वीज हो गया, और सप्लाई कम हो गया क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम है सामने वाले को। अब ये चला और आगे, इक्विलिब्रियम भी क्रॉस कर गया क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। Q2 जो डिमांड है वो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गई है, ये डिमांड है। प्राइस कम होगा तो कस्टमर ज़्यादा मांगेगा सामान। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई वाले एलिमेंट को हटा दूं तो आप ध्यान से देखो कि डिमांड तो है इतनी सारी और सप्लाई है सिर्फ इतनी सी। डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, तो क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है इस पूरे एरिया में? इस पूरे एरिया में डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है या नहीं है? और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। तो हमारे पास एक्सेस डिमांड कब आता है? जब भी प्राइस कम होगा, प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और इस सिचुएशन से एक अलग चीज़ निकल के आएगी, एक अलग सिचुएशन निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड होने के बाद क्या होगा? देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जैसा कि कोविड में सिलेंडर्स के साथ हो गया था, मास्क के साथ हो गया था, वैक्सीन्स के साथ हो गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। तो क्या हुआ उस सिचुएशन में? प्राइस बढ़ने लगा क्योंकि शॉर्टेज हो गई तो प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अब प्राइस यहाँ आ गया P2, प्राइस यहाँ आ गया, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई देखो थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ आ गई अब सप्लाई, और डिमांड थोड़ी सी
कम हो गई यहाँ से यहाँ, तो एक्सेस डिमांड जो है अब थोड़ा सा कम हो गया पहले के कंपैरेटिवली। देखो अब जो एक्सेस डिमांड रहा वो सिर्फ इतना रहा, जबकि पहले एक्सेस डिमांड इतना सारा था, तो पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन अभी भी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो और प्राइस बढ़ेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक बढ़ता बढ़ता ये यहाँ ना आ जाए। इसका मतलब जब तक कंपटीशन रहेगा कस्टमर्स में तो ऊपर बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, कब तक? जब तक ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। ठीक है, डन, सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने बताया इक्विलिब्रियम से कम पे प्राइस होता है। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे लिया है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, बेसिक सी चीज़ें यार, ये तो एक्सप्लेनेशन है। मार्केट प्राइस अगर OP2 होगा, यानी ये अगर ये OP2 होगा तो उससे जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है? द एक्सेस डिमांड ऑफ Q1 Q2 विल लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग्स द बायर्स। ये जो Q1 Q2 है, इस Q1 Q2 से क्या होने वाला है? कंपटीशन होने वाला है बायर्स में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, कंपटीशन होगा। द बायर्स वुड बी रेडी टू पे इवन हायर प्राइजेस। बायर ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड, डिमांड पूरी करने के लिए। ठीक है, विद राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। सप्लाई बढ़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। प्राइस बढ़ता रहेगा जब तक एक्सेस डिमांड खत्म नहीं हो जाती। सिंपल, ये ज़रूर बना के आना है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बेटा जी एक्सेस सप्लाई। इसको ध्यान से देखना है कि व्हाट इज एक्सेस सप्लाई। अब इसको समझते हैं कि एक्सेस सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? एक्सेस सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये डिमांड कब आ गया, ये सप्लाई कब आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके सामने इक्विलिब्रियम प्राइस, इसके नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आप सब जानते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बेसिक चल रहा है, राइट। अब क्या होगा, सपोज इकोनॉमी में प्राइस ज़्यादा है, फिलहाल OP नहीं है, OP1 है, प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने से क्या होगा, ये हमारा डिमांड हो जाएगा कम। इस बार देखो एक्चुअल में तो ये था डिमांड बराबर सप्लाई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड सिर्फ इतना रह गया, डिमांड कम हुआ होगा, और प्राइस बढ़ा तो सामने वाले का, प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ के हो गया इतना, ये आपका सप्लाई हो गया। तो इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं ना बेटा जी, इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो देखो डिमांड सिर्फ इतनी सी है और सप्लाई कितनी सारी है, तो यानी कि इस बार ये वाला जो सिचुएशन है, यहाँ पे सप्लाई कई ज़्यादा है डिमांड से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। तो अगर इसको मैं एक्सेस सप्लाई बोलूँगा तो सर अब इससे क्या होने वाला है, देखो इस बार सप्लाई ज़्यादा है, यानी बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो कंपटीशन किसके बीच में होने वाला है, सेलर्स के बीच में होने वाला है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब सेलर के बीच में कंपटीशन होगा तो हर सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, मेरा पड़ोसी भी, उसका पड़ोसी भी, उसका पड़ोसी भी, हर कोई बेचना चाहता है। अब मार्केट में कस्टमर तो बहुत कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो हमें प्राइस कम करने पड़ेंगे कि भाई जिसका सबसे सस्ता होगा उसका बिकेगा, तो प्राइस कम होगा। जब प्राइस कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले नीचे आएगा, प्राइस कम हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। साइमल्टेनियसली प्राइस कम हुआ तो इसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, सप्लाई हो जाएगा कम। देखो अब हमारे पास जो डिमांड है वो यहाँ से बढ़ के यहाँ गया, लेकिन सप्लाई कम होके इधर आ गया, तो अब इतना रह गया बस एक्सेस सप्लाई, पहले इतना सारा था। ऐसे ही ये कम होते होते नीचे आते आते बेसिकली इस इक्विलिब्रियम पे आके रुकेगा, जिसको हम वापस से मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो व्हाट इज एक्सेस सप्लाई, देखो सिचुएशन क्या है, डायग्राम में आपको यही बना के आना है, वो तो मैं समझा रहा था, सिर्फ डायग्राम में यही बनाना है। क्या है हमारे पास एक्सेस सप्लाई, अगर मैं बात करूं, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। इस बार सप्लाई ज़्यादा है,
अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है तभी तो सप्लाई ज़्यादा होती है। फिर एक्सप्लेनेशन इज सेम, बस इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सेस सप्लाई ऑफ Q1 Q2 विल लीड्स टू कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पोजिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन अमंग्स द सेलर्स एज ईच सेलर वांट्स टू सेल द कॉमोडिटी। सेलर वुड रेडी टू चार्ज लो प्राइस, सस्ते में भी बेचना चाहेगा क्योंकि सबको अपना माल बेचना है, पड़ा खराब हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई घटेगी ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, और ये चलता रहेगा जब तक हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। क्लियर हुआ? वाइबल नॉन वाइबल इंडस्ट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। चेंज इन इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा। ये चेंज इन इक्विलिब्रियम जो है ना, ये कर्व्स वाला टॉपिक है। एक टॉपिक और देखो छोटा सा जो इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, वो क्या है? प्राइस सीलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस सीलिंग। नोट डाउन करके चलो, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग एंड मिनिमम प्राइस सीलिंग। ठीक है, मिनिमम प्राइस सीलिंग को ही हम लोग प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। मिनिमम प्राइस सीलिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग 2 तरीके की है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अब एक मार्केट में 2 लोग हैं। एक मार्केट में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। सर कौन कौन 2 लोग हैं? हमारे पास एक तो है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, सामान बनाने वाला और सामान को कंज्यूम करने वाला। दोनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर की भी इंपॉर्टेंस है, प्रोड्यूसर की भी इंपॉर्टेंस है। सरकार चाहता है दोनों खुश रहें, दोनों का फायदा हो, तो दोनों के लिए ना एक एक कॉन्सेप्ट बना दिया। एक एक कॉन्सेप्ट कैसे बनाया? एक का नाम रखा मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ प्राइस सीलिंग डिफाइन करने के लिए आए तो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग करके आना, उसको अलग से करके आना। व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस सीलिंग? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम अमाउंट which a producer or seller can charge from a buyer. एक वो मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर किससे चार्ज कर सकता है? एक बायर से चार्ज कर सकता है। जैसे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किस चीज़ का इससे ज़्यादा दाम नहीं है ना। अब इस सिचुएशन में होने क्या वाला है कि गवर्नमेंट बोलती है भैया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? हमने कहा डिमांड ये है, सप्लाई ये है, ये इक्विलिब्रियम है। ये जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस आएगा इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सही है। अब जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया, लेट सपोज ये 25 रुपये आया, लेट सपोज 25 रुपीज़ आया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच जाए, गरीब से गरीब तक भी और अमीर से अमीर तक भी। तो उस सिचुएशन में हमें जो प्राइस है ना वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा कम रखना चाहिए, सो दैट हर कोई अफोर्ड कर पाए। क्योंकि हो सकता है कि जो डिमांड है ये सिर्फ रिच की हो, अमीर लोगों ने करी हो, गरीब बेचारा अफोर्ड ही ना कर पा रहा हो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इस प्राइस को क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रखना होगा। तो बोलेंगे कि इसका प्राइस 20 रुपये रख दो। ये जो 20 रुपीज़ है ना, ये इक्विलिब्रियम से नीचे रखा गया है और नीचे रखने की वजह से ही इसको एक मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी बोला जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई देखो, जहाँ आपने प्राइस कम कर दिया ना वहाँ प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो इससे होने वाला है शॉर्टेज। सर शॉर्टेज क्यों होने वाला है? क्योंकि डिमांड होने वाली है बहुत ज़्यादा, सप्लाई होने वाला है बहुत कम, है ना। प्राइस आपने सस्ता रख दिया, शॉर्टेज होगा। तो दूसरा इम्पैक्ट इससे क्या होने वाला है? ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में बिकेगा। तीसरा इम्पैक्ट इससे क्या होने वाला है? करप्शन। इससे आपको बहुत सारा करप्शन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। और चौथा इम्पैक्ट जो इससे होने वाला है, जो आप जानते ही हो, वो है एक्सेस डिमांड। डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई कम आ रही है, तो ये सब चीज़ें इसमें होने वाली हैं। डन है या नहीं है? समझे? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग की, तो व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस सीलिंग? मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज अ मैक्सिमम प्राइस विच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर, और उसको रखा जाता है इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे।
क्यों रखा जाता है? ताकि सभी के लिए अफोर्डेबल हो जाए, बट उसके कुछ इंप्लीकेशंस आ जाते हैं। क्या क्या इंप्लीकेशंस आ जाते हैं? शॉर्टेज हो जाता है, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, एक्सेस डिमांड, ये सब आपको लिखना है। कर्व जो बनेगा वो सेम एक्सेस डिमांड वाला इसके अंदर बनने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं मिनिमम प्राइस सीलिंग पे। मिनिमम प्राइस सीलिंग का मतलब है प्राइस फ्लोर। ये क्या है? द मिनिमम अमाउंट which a seller should earn। ये वो कम से कम रकम है जो सरकार बोलती है कि आपको आपके प्रोडक्ट का मिल जाएगा, कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे एक फार्मर ने सपोज एक फसल ग्रो करी अब जो फसल ग्रो करी वो बोलता है कि मेरे फसल का मार्केट में 20 रुपए मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला यार तू चिंता मत कर, तेरे फसल का जो दाम है ना वो 25 रुपए है, अगर तेरे से 25 से ज़्यादा में बिकता है तो तू 25 से ज़्यादा में बेच ले। बट अगर 25 से कम आपको कोई पैसा दे रहा है, अगर 25 से कम आपको कोई पैसा दे रहा है तो प्लीज़ मत बेचना, हमें दे देना, हम इसके कम से कम 25 आपको दे देंगे। अगर आपकी फसल ज़्यादा में बिकती है 26, 27, 28, 30, 32 तो वी डोंट हैव एनी इशू, आप बेचो, बेझिझक होके बेचो। लेकिन अगर आपकी जो कॉमोडिटी है वो 25 से नीचे बिक रही है तो प्लीज़ मत बेचना, हम आपको इसका कम से कम 25 दे देंगे। इसी को हम लोग MSP भी बोलते थे। MSP सुने? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर को दिया गया है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है, समझे? तो इसको कैसे सेट करते हैं कि मिनिमम प्राइस सीलिंग कितना होना चाहिए? अब भाई देखो, इधर कस्टमर के लिए आपने एक पॉलिसी बना दी कि कस्टमर हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना चाहिए, तो जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग है इक्विलिब्रियम से नीचे रखी। अब आप प्रोड्यूसर के लिए या फार्मर के लिए क्या बेनिफिट दे रहे हो? डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या होने वाला है? सरकार बोलता है कि जो ये वाला प्राइस है जो कस्टमर की जगह प्रोड्यूसर को देना है वो हम थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से ज़्यादा रखेंगे। सपोज इक्विलिब्रियम 20 आ रहा था तो हम P1 25 रखने वाले हैं। इससे क्या होने वाला है? जो डिमांड है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कंपैरेटिवली कम होने वाली है और सप्लाई कंपैरेटिवली बढ़ने वाली है। तो इससे क्या होने वाला है? इससे सरप्लस हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। सरप्लस का मतलब सप्लाई कहीं ज़्यादा होगी और डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये गवर्नमेंट खरीद के क्या करता है? राशन शॉप्स पे लेके जाता है ना सामान को, तो इसमें राशनिंग देखने को मिलता है, सरप्लस देखने को मिलता है और एक्सेस सप्लाई, तो आप इसको बोल ही सकते हो कि एक्सेस सप्लाई भी होने वाला है। तो एक्सेस सप्लाई का ही कर्व बनेगा। बस एक्सेस सप्लाई का कर्व बना के मिनिमम प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन लिखनी है कि ये वो प्राइस है जो कम से कम फार्मर को मिलना चाहिए, कम से कम उसके प्रोड्यूस का इतना पैसा मिल जाएगा उसको। ठीक है, ये आपके पास मिनिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर हो गया। आओ जी, अब देखते हैं हमारे पास ये टॉपिक्स कहाँ हैं। चैप्टर में कर्व्स ही कर्व्स हैं। देखो, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं वो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। सबसे पहले प्राइस सीलिंग की बात करें तो रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैक्सिमम प्राइस कितना होना चाहिए? विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम से कम होगा, कर्व एक्सेस डिमांड वाला बनेगा। ठीक है, रीजन फॉर प्राइस सीलिंग इज दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द कॉमन पीपल। इन अदर वर्ड्स, इट इज द मैक्सिमम प्राइस विच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ कस्टमर। इट इज डन बाय गवर्नमेंट विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब मेनली आप लोग को बस ये मीनिंग लिखना है, ये लिखना है, इसका कर्व बनाना है और कॉन्सिक्वेंस याद रखना। कॉन्सिक्वेंस ब्लैक मार्केटिंग होगी, होर्डिंग होने वाली है, करप्शन होने वाला है, राशनिंग, ये सब 3-4 पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग तो होगा यार, शॉर्टेज होगा तो ब्लैक में बिकेगा। उसके बाद एक सिस्टम आया, वो क्या है? राशनिंग सिस्टम। ये एक बार ज़रूर अच्छे से देखना। राशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट अ प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। राशनिंग एक वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हम बाज़ार में कोई प्राइस पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी बेचने वाले हैं ताकि वो हर गरीब तबके तक भी पहुंच जाए। ठीक है, पुअर कम्युनिटी तक पहुंच जाए। अंडर दिस कंज्यूमर्स आर गिवन राशन कार्ड दिए जाते हैं, कूपन दिए जाते हैं कमोडिटी बाय करने के लिए। राशन कार्ड्स आप सबके आसपास देखे होंगे, आप सब में से बहुत सारे बच्चों के राशन कार्ड्स बने हुए होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना। उस पर सस्ते में कमोडिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट। Difficulty in obtaining goods from ration shops is the consumer
एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है राशन शॉप्स में कि कंज्यूमर्स को बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ता है वो गुड्स खरीदने के लिए. समटाइम्स कमोडिटीज आर नॉट अवेलेबल इन द राशन शॉप्स और गुड्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. कई बार अवेलेबल नहीं होता या सस्ते वाले होते हैं. प्राइस फ्लोर क्या है गाइस? प्राइस फ्लोर मैंने आपको बता ही दिया. द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड ऑफ. प्रोड्यूसर को कम से कम उसके प्रोड्यूस का कितना पैसा मिलेगा उसको हम प्राइस फ्लोर बोल देते हैं. इसको हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं. सेम कर्व एक्सेस सप्लाई वाला बनाना, सरप्लस बोलना इसको, ठीक है. प्राइस फ्लोर लीड्स टू एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं प्राइस फ्लोर के? सिंस प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल, सब नहीं बेच पाएंगे तो वो इलीगली बेचते हैं. कैसे बेचते हैं? इलीगली. तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉ का एक तरीके से बोल सकते हैं कि सम्मान नहीं होगा और इलीगली बेचा जाएगा सामान. प्राइस फ्लोर इज नॉर्मली सेट एट अ लेवल हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विच लीड्स टू एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई हो जाता है, ठीक है. बस ज़्यादा आपको इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना इतना आपको पता होना चाहिए. फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे बफर स्टॉक एज अ टूल ऑफ प्राइस फ्लोर. व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन व्हाट गवर्नमेंट फील्स should be given to farmer, it purchases commodity at a higher price for the farmers. So producers has to maintain stock with itself to be released in case of shortage of the commodity in future. तो उससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो कई बार स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करके रखते हैं कि जब प्राइस अच्छा मिल रहा होगा ना तब बेचेंगे, तो उससे मार्केट में शॉर्टेज होने लगती है. तो बफर स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं कई बार वो. उसके साथ साथ मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ये क्या है? ये तो एक बेसिक सा वेजेस के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. वो क्या दिया हुआ है कि अंडर दिस गवर्नमेंट एम्स टू इंश्योर दैट वेज रेट ऑफ द लेबर डज नॉट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल. इसमें गवर्नमेंट वेज रेट ऑफ द लेबर को भी सेट करके चलता है कि लेबर का वेज रेट कितना होना चाहिए और एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो कि लेबर को ऐसा ना हो कि यार उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो किसी भी तरीके का. प्राइस एक जनरली सेट करके चलते हैं, ठीक है.